दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन जिंदा दिल लड़की वान निंग से होती है। वह अपनी स्कूटी पर कहीं जा रही होती है और रास्ते में अपने बारे में बताती है कि उसका नाम वान निंग है। वह कहती है कि जब वह सिर्फ 8 साल की थी तब एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी कि 18 साल की उम्र में वह सम्राट बनेगी। हालांकि यह सुनने में किसी परी कथा जैसा लगता है, लेकिन उसकी असली जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष और कठिनाइयां देखी थी। इस समय वह एक फूड डिलीवरी गर्ल के रूप में काम कर रही थी और रोज की कमाई से अपना गुजारा करती थी। कुछ ही देर बाद वह एक दुकान पर पहुंचती है। वहां से ग्राहक का ऑर्डर उठाती है और तुरंत अपनी स्कूटी लेकर डिलीवरी के लिए निकल पड़ती है। दूसरी ओर कहानी हमें हाओ यानझू से मिलवाती है। वह एक झील के किनारे खड़ा होता है और उसके चेहरे पर गहरी निराशा साफ दिखाई दे रही होती है। उसी समय उसे अपने अतीत की बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि डॉक्टर उसके माता पिता से कह रहे थे, कार दुर्घटना में आपके बेटे को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। इस हादसे की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। यह सुनकर उसकी माँ बुरी तरह रोने लगती है और कहती है, मेरा बेटा अभी सिर्फ 19 साल का है। उसने अभी अभी कॉलेज जाना शुरू किया था। उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है। वहीं उसके पिता डॉक्टर से कहते हैं, अगर मेरे बेटे की आंखें ठीक हो सकती हैं, तो हमारा परिवार किसी भी कीमत के लिए तैयार है। लेकिन डॉक्टर साफ शब्दों में कह देता है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। वर्तमान में लौटकर हम देखते हैं कि यानझू उसी झील के किनारे खड़ा है। वह टूटे हुए स्वर में कहता है, मैं अंधा हो चुका हूँ। अगर मैं कभी इस दुनिया को दोबारा नहीं देख पाऊंगा तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब है। उधर वान निंग अपनी स्कूटी पर तेजी से जा रही होती है। अचानक उसकी स्कूटी किसी चीज से टकराती है और वह लगभग गिरने वाली होती है। किसी तरह वह खुद को संभाल लेती है। जब वह सामने देखती है तो उसकी नजर यानझू पर पड़ती है, जो झील के बिल्कुल किनारे खड़ा होता है। पहले तो वह सोचती है, अगर मैं इस डिलीवरी को समय पर नहीं पहुंचा पाई तो मुझे 200 युआन का जुर्माना भरना पड़ेगा। मुझे इससे क्या लेना देना। लेकिन अगले ही पल वह देखती है कि यानझू सचमुच पानी की ओर बढ़ रहा है। यह देखकर वह तुरंत अपनी स्कूटी घुमाती है और जोर से चिल्लाती है, रुको। फिर दौड़कर उसके पास पहुंचती है और उसे पकड़ लेती है। वह घबराकर पूछती है, क्या हुआ है? इतनी जल्दी अपनी जान देने पर क्यों तुले हुए हो? यानझू कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह उसे खींचकर अपनी स्कूटी पर बैठा देती है और कहती है, पहले मैं अपनी डिलीवरी पूरी कर लूं, फिर आराम से बात करेंगे। इसके बाद वह हेलमेट पहनती है और यानझू को साथ लेकर निकल पड़ती है। उन्हें नहीं पता होता कि हाओ परिवार के लोग भी उनकी तलाश कर रहे हैं। यानझू की लोकेशन ट्रैक की जा रही थी और खबर फैल चुकी थी कि किसी लड़की ने युवा मालिक को अपने साथ ले लिया है। कुछ देर बाद वान निंग अपना ऑर्डर सफलतापूर्वक डिलीवर कर देती है। उसी समय हाओ परिवार के सुरक्षा कर्मचारी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और कारों से उतरकर उनकी तरफ भागते हैं। लेकिन वान निंग को उनकी मौजूदगी का पता नहीं होता। डिलीवरी खत्म करने के बाद वह यानझू की तरफ मुड़ती है और कहती है, ठीक है, अब सारे काम खत्म हो गए। अब बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? तुम नदी में कूदने क्यों जा रहे थे? यानझू तुरंत अपने अहंकारी अंदाज में जवाब देता है, मैं आत्महत्या नहीं कर रहा था, मैं तो बस तैरने जा रहा था। यह सुनकर वान निंग हैरानी से उसे घूरती है। सच में तैरने जा रहे थे? यानझू उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वह हाथ बढ़ाकर रास्ता टटोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देख नहीं पाता। उसी समय उसका पैर फिसलने वाला होता है, मगर वान निंग उसे संभाल लेती है। अब वान निंग को शक हो जाता है। वह उसके सामने हाथ हिलाकर देखती है और फिर कहती है, तुम देख नहीं सकते? यह सुनते ही यानझू का चेहरा उतर जाता है। वह नाराज होकर कहता है, मुझे मत छू। तभी वान निंग को याद आता है कि उसकी स्कूटी किसी स्पीड ब्रेकर से नहीं टकराई थी। असल में वह एक सफेद छड़ी थी जिसे अंधे लोग इस्तेमाल करते हैं। वह तुरंत शर्मिंदा होकर कहती है, ओह, वो तुम्हारी छड़ी थी, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तुम्हें नई छड़ी खरीद कर दूंगी। इसके बाद वह मोबाइल निकालकर ऑनलाइन अंधों वाली छड़ी ढूंढने लगती है। वह कहती है, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी। लेकिन यानझू जवाब देता है, जरूरत नहीं है, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं यंग मास्टर हूँ और किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाता। इसके बाद वह अकेले चलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही कदम बाद एक खंभे से टकरा जाता है। वान निंग फिर उसे संभालती है और कहती है, तुम्हें अकेला छोड़ना सच में खतरनाक है। वह उसके लिए खाना ऑर्डर करती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, अगर खाना नहीं खाना तो चलो फिल्म देखते हैं। यानझू को लगता है कि यह लड़की उसका मजाक उड़ा रही है। वह हैरानी से पूछता है, तुम एक अंधे आदमी को फिल्म दिखाने ले जाओगी? वान निंग बिल्कुल गंभीर होकर जवाब देती है, तो क्या हुआ? इंसान के पास सिर्फ आंखें ही नहीं होती, तुम्हारे कान भी हैं, तुम आवाजें सुन सकते हो। फिल्म का मजा सिर्फ देखने में नहीं, महसूस करने में भी है। यह बात सुनकर यानझू कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन वान निंग उसे कोई मौका नहीं देती। वह उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, बहुत बहस हो गई, अब चुपचाप मेरे साथ चलो। और इसी तरह
दोनों पहली बार साथ में फिल्म देखने निकल पड़ते हैं। फिल्म के दौरान वान निंग बेहद खुश होकर हंसती रहती है। वह बीच बीच में उसे पॉपकॉर्न भी ऑफर करती है, लेकिन यानजो मना कर देता है। फिर भी वह लगातार उसे फिल्म के मजेदार सीन समझाती रहती है। यानजो बाहर से भले ही नाराज दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे काफी समय बाद किसी के साथ अच्छा महसूस होने लगा था। फिल्म खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक बहरे और गूंगे बच्चे से होती है। वान निंग तुरंत सांकेतिक भाषा में उससे बात करती है और उसे रास्ता समझाती है। यह देखकर यानजो बेहद प्रभावित होता है। उसे महसूस होता है कि यह लड़की दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती। इसी दौरान वान निंग का पैर मुड़ जाता है और उसके टखने में चोट लग जाती है। यानजो पूछता है, अब क्या हुआ? वान निंग दर्द छिपाते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैंने 2 कोल्ड ड्रिंक पी ली थी और अब मुझे वॉशरूम जाना है, बस टखना थोड़ा मुड़ गया है। यानजो उसे डांटते हुए कहता है, तुम जरा भी सावधानी से नहीं चल सकती? वान निंग हंसते हुए जवाब देती है, मैं तो तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रख रही थी। यहीं से दोनों की दोस्ती और भी गहरी होने लगती है। दोस्तों, वान निंग अपने घायल टखने के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर पास खड़ी एक लड़की पर पड़ती है, जिसके हाथ में बैसाखियां थीं। दर्द से परेशान वान निंग उसके पास पहुंचती है और विनम्रता से कहती है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बैसाखी उधार ले सकती हूँ? मेरा टखना मुड़ गया है और मुझे बहुत जरूरी काम से वॉशरूम जाना है। वह लड़की मुस्कुराकर तुरंत मान जाती है और कहती है, जरूर, कोई बात नहीं, मैं यही इंतजार कर लूंगी। वान निंग बैसाखी ले लेती है और फिर यानजो का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलने लगती है। उधर यानजो के मन में लगातार एक ही बात चल रही थी। वह सोच रहा था, मैं अंधा हूँ, फिर भी यह लड़की पूरे समय मेरे साथ रही। फिल्म के दौरान हर सीन मुझे समझाती रही। उसने उस गूंगे बहरे बच्चे की भी मदद की और अब खुद घायल होने के बावजूद किसी और से बैसाखी मांगकर चल रही है। यह लड़की सचमुच बाकी लोगों से अलग है। कुछ देर बाद वान निंग अपनी नई खरीदी हुई सफेद छड़ी यानजो को देती है और कहती है, लो, अब तुम्हारी छड़ी वापस मिल गई। वैसे मुझे अब काम पर लौटना है, मुझे अभी और भी फूड डिलीवरी करनी है। अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो मैं छोड़ सकती हूँ। यानजो शांत स्वर में जवाब देता है, जरूरत नहीं है, कोई मुझे लेने आ रहा है। वान निंग एक बार फिर पूछती है, पक्का? हाँ ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। लेकिन जाने से पहले वह उसे एक सीट पर आराम से बैठाती है, हाथ हिलाकर बाएं कहती है और अपनी स्कूटी लेकर निकल जाती है। जैसे ही वह वहाँ से जाती है, हाउ परिवार के कई सुरक्षा कर्मचारी और बॉडीगार्ड यानजो के पास पहुँच जाते हैं। उनमें से एक घबराकर पूछता है, यंग मास्टर, आप ठीक तो हैं? यानजो शांत स्वर में कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। वह पूछता है, क्या हुआ? गार्ड जवाब देता है, वही लड़की जो आपको यहाँ लाई थी, वह स्कूटी से गिर गई है। दूसरी तरफ वान निंग सचमुच सड़क पर गिर चुकी थी। जिस खाने की डिलीवरी उसे करनी थी वह भी खराब हो गया था और पहिए में फंस गया था। वह उदास होकर खराब हुआ खाना उठाती है, क्योंकि अब ग्राहक को नया खाना भेजना पड़ेगा और नुकसान भी उसी का होगा। वह ग्राहक को फोन करके सारी बात बता देती है। गार्ड यानजो को भी यह सब बता देता है। वह कहता है उसका खाना खराब हो गया, इसीलिए वह खुद वही खाना खा रही है ताकि खाना बर्बाद न हो। यह सुनकर पहली बार यानजो के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह हल्का सा हंस देता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दुर्घटना के बाद उन्होंने उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। तुरंत एक कर्मचारी यानजो की माँ को फोन करता है। वह उत्साहित होकर कहता है, मैडम, एक चमत्कार हो गया है, यंग मास्टर मुस्कुरा रहे हैं। उधर वान निंग अपनी स्कूटी पर जा रही होती है कि अचानक कुछ गाड़ियाँ उसके सामने आकर रुक जाती हैं। इतने सारे लोगों को देखकर वह घबरा जाती है। वह तुरंत पीछे हटते हुए कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे छोड़ दो, किसी और को किडनैप कर लो। उसकी बात सुनकर सभी लोग असहज हो जाते हैं। फिर उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़कर कहता है, मिस वान निंग, कृपया हमारे यंग मास्टर की ट्यूटर बन जाइए। यह सुनते ही वान निंग पूरी तरह चौंक जाती है। वह हैरानी से पूछती है, कौन यंग मास्टर? कर्मचारी जवाब देता है, वही लड़का जिसे आप आज अपने साथ फिल्म दिखाने ले गई थी। अब वान निंग को समझ आता है कि बात यानजो की हो रही है। वह तुरंत कहती है, उसका स्वभाव तो बहुत खराब है। कर्मचारी गहरी सांस लेते हुए कहता है, पहले वह ऐसा नहीं था, लेकिन जब से उसकी आंखों की रोशनी गई है वह पूरी तरह बदल गया है। यहाँ तक कि उसके मन में आत्महत्या के विचार भी आने लगे हैं। यह सुनकर वान निंग को झील वाला दृश्य याद आ जाता है। अब उसे समझ आता है कि यानजो कितना टूट चुका था। कर्मचारी आगे कहता है, आज आपने उसकी बहुत मदद की, इसीलिए पूरा परिवार चाहता है कि आप उसके साथ समय बिताएं और उसकी मदद करें। वान निंग पहले मना करने की कोशिश करती है। वह कहती है, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन तभी कर्मचारी मुस्कुराकर कहता है, हम आपको फूड डिलीवरी से कहीं ज्यादा पैसे देंगे। यह सुनते ही वान निंग की आंखें चमक उठती हैं। वह तुरंत पूछती है, कितने पैसे? अगले ही पल कर्मचारी उसके हाथ में एक चेक रख देता है। राशि देखकर वान निंग की सांसें रुक जाती हैं। इतनी बड़ी रकम उसने पहले कभी नहीं देखी थी।
वह खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, आपके यंग मास्टर को मेरी तरफ से बधाई दीजिए, उन्होंने तो मुझे खरीद ही लिया। दूसरी ओर यांझो कॉलेज पहुंच चुका था। अब वह सफेद छड़ी की मदद से चलता था। कॉलेज के छात्र उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। कुछ लोग सहानुभूति दिखा रहे थे तो कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसी दौरान एक बदतमीज छात्र जानबूझकर अपना पैर उसके सामने रख देता है ताकि वह गिर जाए, लेकिन यांझो गलती से उसी के महंगे जूतों पर पैर रख देता है। लड़का तुरंत चिल्लाने लगता है, ये लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स हैं। फिर वह यांझो का रास्ता रोककर कहता है, तुमने मेरे जूते गंदे कर दिए। यांझो शांत स्वर में जवाब देता है, मैं पैसे दे देता हूँ। लेकिन लड़का उसका कॉलर पकड़ लेता है। वह गुस्से में कहता है, ये पैसे से नहीं मिलते। यांझो भी चिढ़ जाता है, अगर पैसे नहीं चाहिए तो रास्ते से हट जाओ। तभी वह लड़का उसकी सफेद छड़ी छीन लेता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। चारों तरफ छात्र खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। यांझो दूसरी दिशा में जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता न देख पाने की वजह से एक डेस्क से टकरा जाता है। लड़का फिर उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसी समय अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वाह, इतने बड़े कॉलेज में यही सिखाया जाता है क्या? ये वान निंग थी। वह तेजी से वहाँ पहुँचती है और गुस्से से उस लड़के को घूरने लगती है। एक दिव्यांग छात्र के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यांझो तुरंत समझ जाता है कि वान निंग आ चुकी है। उधर वह लड़का वान निंग को देखकर हंसने लगता है। वह कहता है, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? वान निंग तुरंत जवाब देती है, नहीं, और जानना भी नहीं चाहती। फिर वह उसकी तरफ उंगली दिखाकर कहती है, जूते गंदे हुए हैं तो साफ हो जाएंगे, लेकिन किसी का दिल टूट जाए तो उसे जोड़ना इतना आसान नहीं होता। उसे दिखाई नहीं देता, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन तुम जानबूझकर उसे परेशान कर रहे हो। सच कहूँ तो तुम बहुत शर्मनाक इंसान हो। लड़का गुस्से में आकर उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन उसी क्षण यांझो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। यांझो ठंडे स्वर में कहता है, क्या लड़कियों को डराना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है? लड़का दर्द से कराह उठता है, लेकिन फिर भी वह गुस्से में बोलता है, तुम अंधे हो और ये बदसूरत लड़की, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। यह सुनकर वान निंग तुरंत अपना मोबाइल निकालती है। वह कहती है, बहुत अच्छा, मैंने अभी तक तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर ली हैं। यह सुनकर लड़के के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वान निंग आगे कहती है, अगर यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया जाए तो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारे परिवार का नाम सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब लड़का सचमुच डर जाता है। आखिरकार उसे मजबूर होकर माफी मांगनी पड़ती है। वान निंग उसे घूरते हुए कहती है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। लड़का अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वान निंग यांझो की सफेद छड़ी उसे वापस देती है। यांझो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वान निंग को कर्मचारियों की बात याद आती है कि यांझो को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसे उसके पास भेजा गया है, इसलिए वह मुस्कुराकर कहती है, मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। यांझो हैरान होकर पूछता है, सच? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वान निंग शरारती मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैं तो रोज तुम्हारे सामने खड़ी होती थी, लेकिन तुमने कभी देखा ही नहीं। ये सुनकर यांझो कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और यहीं से दोनों की कहानी का नया अध्याय शुरू होता है। तभी अचानक दूसरी तरफ निंग उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। वह लगातार उसकी तरफ देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, अब मुझे समझ आया कि दुनिया को देख पाना कितना खूबसूरत एहसास होता है। यह सचमुच बहुत दुख की बात है कि वह कुछ भी नहीं देख सकता। अचानक यानझाओ ने पूछा, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? ये सुनकर निंग घबरा गई। उसने तुरंत मन ही मन सोचा, क्या उसे पता चल गया? क्या वह सचमुच नहीं देख सकता? फिर उसने उससे पूछा, तुम्हें सच में कुछ भी दिखाई नहीं देता? यानझाओ ने सिर हिलाकर इनकार किया और पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता? निंग मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारी सांसों को महसूस कर सकती हूँ। यानझाओ थोड़ा हैरान हुआ, जबकि निंग हंसते हुए बोली, वाह, तुम तो कमाल हो, सिर्फ सांसों से ही पता लगा लेते हो कि सामने वाला कहाँ खड़ा है और क्या कर रहा है। ये तो सचमुच अद्भुत प्रतिभा है। अगले दिन हम देखते हैं कि यानझाओ नीचे आ रहा था, तभी निंग उसके पास पहुँची और बोली, आज कोई क्लास नहीं है, चलो मेरे साथ बैडमिंटन खेलने चलते हैं। यानझाओ ने जवाब दिया, क्या तुम भूल गई हो कि मैं अंधा हूँ? निंग तुरंत बोली, तो क्या हुआ, तुम शटलकॉक की आवाज सुनकर खेल सकते हो? तुम्हारे लिए यह बहुत आसान होगा। वैसे भी मैं वजन कम करना चाहती हूँ, हर कोई मुझे मोटी कहकर चिढ़ाता है। यह कहकर वह उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। यानझाओ ने कहा, मैंने अभी हाँ भी नहीं कहा, लेकिन निंग उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे कोर्ट तक ले जाती है। कुछ ही देर बाद दोनों बैडमिंटन कोर्ट में थे। हैरानी की बात यह थी कि यानझाओ सचमुच बहुत अच्छा खेल रहा था। उसकी सुनने की क्षमता इतनी तेज थी कि वह सिर्फ आवाज के सहारे हर शॉट का सही अंदाजा लगा लेता था। निंग खुशी से बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम बहुत आसानी से खेल पाओगे, तुम वाकई कमाल हो। धीरे धीरे यानझाओ पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने लगा। उसके शानदार खेल को देखकर आसपास मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। निंग दौड़कर उसके पास आई और बोली, सुना तुमने, सब लोग तुम्हारे लिए तालियां
बजा रहे हैं। तुम सचमुच शानदार हो। अब भी खुद को बेकार समझते हो? यानजाओ ने पूछा। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? निंग मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल। उसी समय यानजाओ के घर का एक कर्मचारी भी वहाँ मौजूद था। वह यह सब देखकर भावुक हो गया और तुरंत यानजाओ की माँ को फोन करके सारी बात बताने लगा। धीरे धीरे निंग के सहयोग से यानजाओ में बड़ा बदलाव आने लगा। उसके रिफ्लेक्स पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गए थे। वह कई ऐसे काम करने लगा था जिन्हें सामान्य लोग भी मुश्किल से कर पाते थे। यहाँ तक कि वह चॉपस्टिक से उड़ती हुई मक्खी तक पकड़ सकता था। यह सब देखकर साफ था कि निंग उसके जीवन में एक नई रोशनी बन चुकी थी। एक दिन यानजाओ आराम से बैठा हुआ था, तभी निंग पीछे से आई और उसने अपनी हथेलियां उसकी आंखों पर रख दी। वह शरारती अंदाज में बोली, बताओ मैं कौन हूँ? यानजाओ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, निंग, एक अंधे आदमी की आंखों पर पट्टी बांधकर तुम आखिर साबित क्या करना चाहती हो? मुझे लगता है यह पूरी तरह बेकार है। यह सुनकर निंग हंस पड़ी और उसके बगल में बैठ गई। फिर उसने उसे एक ड्रिंक देते हुए कहा, मैंने एक बात नोटिस की है। तुम भले ही देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी समझ और तुम्हारा एहसास सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा तेज है। कोई भी तुम्हें आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। दोनों बातें कर ही रहे थे कि पास में कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे। यानजाओ अचानक गंभीर होकर बोला, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अगर तुम मेरे जीवन में नहीं आती तो शायद मैं कभी इतना आगे नहीं बढ़ पाता। निंग तुरंत बोली, ऐसा मत कहो। उसी समय बास्केटबॉल खिलाड़ियों की गेंद तेजी से निंग की तरफ आने लगी, लेकिन यानजाओ ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए उसे बचा लिया। निंग कुछ पल तक उसे चुपचाप देखती रह गई। तभी पास खड़े दो लड़के उनकी तरफ देखकर बातें करने लगे। एक बोला, वह वही अंधा लड़का है और यह वही बदसूरत लड़की है। दूसरा हंसते हुए बोला, लगता है दोनों डेट कर रहे हैं। सच कहा जाए तो ऐसी लड़की को सिर्फ कोई अंधा लड़का ही पसंद कर सकता है। यह सुनते ही यानजाओ गुस्से में आ गया। उसने एक खाली सोडा कैन उठाई और उनकी तरफ फेंक दी। दोनों लड़के डर कर तुरंत वहाँ से भाग गए। फिर यानजाओ ने निंग की तरफ मुड़कर पूछा, तुम ठीक हो ना? उसने आगे कहा, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम बहुत अच्छी हो। निंग हल्की उदासी से बोली, जब हर कोई यही कहता है तो लगता है शायद मैं सचमुच बहुत बदसूरत हूँ। यानजाओ शांत स्वर में बोला, मैं अंधा हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई सुंदर है या बदसूरत। मैं सिर्फ अच्छे और बुरे इंसान को पहचानता हूँ और मेरी नजर में तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़कियों में से एक हो। यह सुनकर निंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह हंसते हुए बोली, वैसे मुझे भी लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बस सुंदरता वाले मामले में थोड़ी परेशानी है। यानजाओ अचानक बोला, निंग तुम सुंदर हो। निंग चौंक गई, क्या कहा तुमने? यानजाओ तुरंत बात बदल गया, कुछ नहीं, और उसने सोडा उठाकर पी लिया। निंग ने तुरंत कहा, अरे वह मेरी सोडा थी। यानजाओ बोला, ओह सॉरी। लेकिन निंग मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उधर यानजाओ के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था तो यह अप्रत्यक्ष रूप से एक किस जैसा हुआ। इसके बाद निंग ने उससे जीवन और परिवार की बातें करनी शुरू की। उसने कहा, तुम्हें कभी भी खुद से हार नहीं माननी चाहिए। यानजाओ बोला, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। निंग ने धीमी आवाज में कहा, यो बात तब भी याद रखना जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। यानजाओ तुरंत चौकन्ना हो गया, क्यों, तुम कहीं जा रही हो? कुछ पल चुप रहने के बाद निंग बोली, असल में मैं इस यूनिवर्सिटी की छात्रा नहीं हूँ, मैं तो अभी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। यानजाओ हैरान रह गया। निंग ने आगे बताया, तुम्हारी माँ ने मुझे ढूंढकर यहाँ भेजा था। मुझे तुम्हारा साथी और मार्गदर्शक बनने के लिए रखा गया था ताकि तुम दोबारा आत्मविश्वास हासिल कर सको। यानजाओ ने पूछा, तो अब क्या हुआ? निंग बोली, कल मैं विदेश पढ़ने जा रही हूँ, मुझे एक स्टडी प्रोग्राम मिला है। मैं बहुत आभारी हूँ कि तुम्हारे परिवार ने मेरी पढ़ाई में मदद की। यह सुनकर यानजाओ बेचैन हो गया। तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। निंग मुस्कुराई, पहले तो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, अब मेरे जाने से इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम मुझे मिस करोगे? यानजाओ ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे परेशानी होगी। निंग बोली, तुम्हारा परिवार इतना अमीर है, तुम मुझसे कहीं बेहतर किसी प्रोफेशनल को रख सकते हो। इसी दौरान निंग के परिवार का फोन आ गया। उसने बताया कि उससे लंच लोग आ गए हैं। विदा लेते हुए उसने यानजाओ के कंधे पर हाथ रखा और अलविदा कहा। यानजाओ उसे रोकना चाहता था, लेकिन निंग पीछे मुड़कर नहीं देखी। वह लड़खड़ाते हुए उसके पीछे जाने लगा और बार बार उसका नाम पुकारता रहा। उधर निंग भी मुड़ मुड़ कर उसे देख रही थी। तभी अचानक मिसेस जाओ वहाँ पहुँची और निंग को डांटने लगी। कुछ ही देर बाद यानजाओ की हालत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरी तरफ निंग को जबरदस्ती कार में बैठा दिया गया। कार में उसकी बहन वेन जियाजिया भी मौजूद थी। इसके बाद यानजाओ अस्पताल में भर्ती हो गया। जब उसे होश आया तो उसके माता पिता बेहद खुश थे। डॉक्टर ने जांच करने के
बात कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसकी आंखें आधी से ज्यादा ठीक हो चुकी हैं। अगर इलाज ऐसे ही चलता रहा तो वह जल्द ही पूरी तरह देख सकेगा। यह सुनकर पूरा परिवार खुशी से भर गया। लेकिन येनजाओ की पहली चिंता सिर्फ निंग थी। वह अस्पताल से निकलकर उसे ढूंढना चाहता था, मगर उसकी माँ ने उसे समझाया कि पहले इलाज पूरा कर लो। उधर निंग के घर में हमेशा की तरह सौतेली माँ अपनी बेटी जियाजिया को अच्छा खाना खिला रही थी, जबकि निंग को सिर्फ साधारण सब्जियां दी जा रही थी। जब निंग ने बताया कि वह विदेश पढ़ने जा रही है तो उसके माता पिता हैरान रह गए। सौतेली माँ बोली, हमारे पास तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। निंग ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैंने खुद सब इंतजाम कर लिया है, चाहे आप माने या नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। निंग के जाते ही उसकी सौतेली माँ बोली, हमें इसे कभी गोद ही नहीं लेना चाहिए था। उसी समय घर का दरवाजा बजा। दरवाजा खुलते ही सामने येनजाओ की माँ खड़ी थी। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की आंखों की रोशनी लौटने में निंग का बहुत बड़ा योगदान है और वह उसका धन्यवाद करने आई है। उनके साथ कई महंगे उपहार भी थे। जब परिवार को पता चला कि वे शहर के सबसे अमीर परिवारों में से हैं, तो सबकी आंखें चमक उठी। येनजाओ की माँ ने एक जेड पेंडेंट भी दिया और कहा कि यह खास तौर पर निंग के लिए है। उनके जाने के बाद जियाजिया और उसकी माँ के मन में लालच पैदा हो गया। सौतेली माँ बोली, अब से तुम ही निंग हो। फिर उसने अपनी खतरनाक योजना बताई। येनजाओ पहले अंधा था, उसने निंग का चेहरा कभी नहीं देखा। कुछ सालों बाद वह उसकी आवाज भी भूल जाएगा, लेकिन यह जेड पेंडेंट उसके पास रहेगा। वह तुम्हें ही असली निंग समझेगा और हम इस एहसान का फायदा उठाएंगे। दूसरी तरफ निंग विदेश जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके सौतेले माता पिता ने उसे बेहोश कर दिया और उसकी सारी योजनाएं बदल दी। उधर अस्पताल में येनजाओ निंग से मिलने के लिए तड़प रहा था। आखिरकार समय बीता और कहानी सीधे 7 साल आगे बढ़ गई। एयरपोर्ट पर एक बेहद खूबसूरत युवती अपने सामान के साथ खड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि निंग थी। टीवी स्क्रीन पर वह येनजाओ का इंटरव्यू देख रही थी। अब वह एक बड़ी कंपनी का सफल सीईओ बन चुका था। निंग मुस्कुराई और मन ही मन बोली, पहले वह कितना शांत और संकोची था, आज देखो कितने आत्मविश्वास से इंटरव्यू दे रहा है और उसकी आंखें भी पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। उसी समय येनजाओ भी एयरपोर्ट पर मौजूद था। वह अपने क्लास रियूनियन में जा रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि वहाँ उसकी मुलाकात निंग से होगी। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के सामने थे। निंग खुशी से उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, हर कोई दावा करता है कि वह हमारे सीईओ को जानता है। निंग हैरान रह गई। इसके बाद परिस्थितियों के कारण उसने अपना नया नाम रख लिया। जब वह नीचे आई तो उसने देखा कि जियाजिया और येनजाओ साथ खड़े बातें कर रहे हैं। जियाजिया खुद को असली निंग बताकर वर्षों से उसे धोखा दे रही थी। येनजाओ कह रहा था, मैं आज भी तुम्हारी हर बात याद रखता हूँ, तुमने मुझे हमेशा सकारात्मक रहना सिखाया था। जियाजिया झूठ बोलते हुए बोली कि वह पढ़ाई में व्यस्त थी, इसलिए इतने साल नहीं आ सकी। येनजाओ ने कहा, मेरे परिवार में तुम्हारे लिए हमेशा एक जगह रहेगी। यह सुनकर जियाजिया के मन में लालच और बढ़ गया। तभी असली निंग वहाँ पहुँच गई। उसने दोनों को रोकते हुए कहा, अगर तुम वैन निंग हो तो फिर मैं कौन हूँ? जियाजिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सोचने लगी, यह कैसे हो सकता है? पहले तो वह इतनी बदसूरत थी, अब इतनी सुंदर कैसे बन गई? येनजाओ भी उलझन में पड़ गया। निंग ने कहा, येनजाओ तुम कहा करते थे कि तुम्हारा दिमाग दूसरों से ज्यादा तेज चलता है, फिर तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पाए? येनजाओ ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? इसके बाद उसने जियाजिया की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने मेरे साथ धोखा किया है? लेकिन जियाजिया तुरंत रोने का नाटक करने लगी और वही जेड पेंडेंट दिखाकर बोली, क्या तुम इसे भूल गए? येनजाओ को निंग की आवाज बेहद परिचित लग रही थी, लेकिन वह अब भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाया था। तभी बिंगोई वहां पहुंची और उसने निंग को उसके नए नाम गुशिन निंग से पुकारा। वह बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया। दादाजी तुम्हारी चिंता में रोने लगे हैं। और यहीं पर कहानी एक और बड़े रहस्य और जबरदस्त टकराव की तरफ बढ़ने लगती है। बिंगुई के बुलाने पर निंग ने कहा, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद बिंगुई वहाँ से नाराज चेहरे के साथ चली गई। दूसरी तरफ येनजाओ अभी भी उलझन में था। उसने हैरानी से निंग की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा सरनेम तो वैन नहीं है, फिर तुम खुद को वैन निंग कैसे कह सकती हो? निंग कुछ कहकर सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन गयी कि वह बात पूरी नहीं कर सकी और वहाँ से चली गई। जियाजिया तुरंत येनजाओ के पास पहुँची और उसकी चिंता जताने लगी। तुम ठीक तो हो? येनजाओ हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखने लगा, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल घूम रहे थे। उधर निंग बिंगुई के पास पहुँच चुकी थी। बिंगुई लगातार अपनी डींगे हाँक रही थी। मैं पिछले 20 सालों से दादाजी के साथ हूँ, हमारे बीच बहुत गहरा रिश्ता है। निंग मन ही मन सोच रही थी, यह लड़की कितनी चालाक है। दादाजी के सामने तो मासूम बनने का नाटक करती है, लेकिन असलियत में इसका व्यवहार बिल्कुल अलग है। निंग ने शांत स्वर में कहा, ज्यादा चिंता मत करो, दादाजी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। यह कहकर वह आगे बढ़ गई, लेकिन जैसे ही निंग दूर गई, बिंगुई के चेहरे पर लालच
साफ दिखाई देने लगा। वह धीरे से बुदबुदाई, परिवार की हर चीज मेरी है और मैं उसे हर हाल में हासिल करके रहूंगी। उधर निंग अपनी कार में बैठी थी। उसके साथ उसका ड्राइवर और सहायक लिन छुआन मौजूद था। लिन छुआन ने बताया वैन परिवार अब दूसरे इलाके में शिफ्ट हो चुका है। यह सुनकर निंग खिड़की से बाहर देखने लगी। वह सोच रही थी कि जिन लोगों ने उसे पाला था वे अब किस हाल में होंगे। तभी उसकी नजर सामने खड़े येनजाओ और जियाजिया पर पड़ी। जियाजिया मुस्कुराकर कह रही थी, मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। येनजाओ ने विनम्रता से जवाब दिया, कोई बात नहीं, किसी लड़की को सुरक्षित उसके घर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है और तुम मेरी पुरानी सहपाठी भी हो। कुछ देर बाद जियाजिया वहाँ से चली गई। निंग ये सब चुपचाप देख रही थी। फिर उसने लिन छुआन से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसके बाद वह कार से उतरकर सीधे यानजाओ की कार के सामने जा खड़ी हुई। यानजाओ उसे देखकर परेशान हो गया। तुम फिर यहाँ आ गई? निंग मुस्कुराई। यंग मास्टर हाउ, आज हमारी 3 बार मुलाकात हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ संयोग है। यानजाओ ने भौहें सिकोड़ ली। तुम मेरा पीछा कर रही हो, है ना? फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, सुनो, मुझे नहीं पता तुम्हारा असली मकसद क्या है, लेकिन निंग से दूर रहना। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। निंग ने तुरंत पूछा, क्या तुम निंग से प्यार करते हो? यानजाओ कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, ये तुम्हारा मामला नहीं है, लेकिन मेरे लिए निंग सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। उसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। वह मेरी मार्गदर्शक थी। वह लगातार निंग की तारीफ करता जा रहा था। उधर असली निंग उसके सामने खड़ी सब सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी, इन सब बातों का क्या फायदा? उसे तो यह भी नहीं पता कि मैं ही उसकी असली निंग हूँ। इसके बाद उसने यानजाओ से कुछ और सवाल पूछे। अचानक उसने उसे कार से सटाकर खड़ा कर दिया। यानजाओ झुंझला गया, क्या तुम पागल हो? देखो, मैं महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता, यहाँ से चली जाओ। लेकिन निंग उसके और करीब आ गई। फिर उसने उसी अंदाज में कुछ शब्द कहे जिस अंदाज में वह 7 साल पहले उससे बात किया करती थी। उन शब्दों को सुनते ही यानजाओ के चेहरे का रंग बदल गया। अचानक उसके सामने पुरानी यादें ताजा हो उठी। उसने सोचा, यह बोलने का तरीका बिल्कुल निंग जैसा है। तभी उसका फोन बज उठा। उसे खबर मिली कि उसके दादाजी उसे याद कर रहे हैं और तुरंत घर बुला रहे हैं। उसी समय निंग को भी फोन आया। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। फोन रखने के बाद वह यानजाओ की तरफ मुड़ी और बोली, तुम मुझे घर छोड़ोगे? यानजाओ चौंक गया, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? निंग मुस्कुराकर बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि रात में लड़कियों का अकेले बाहर घूमना सुरक्षित नहीं है। यानजाओ ने जवाब दिया, मैंने वह बात तुम्हारे लिए नहीं कही थी। लेकिन निंग जिद पर अड़ गई। जो भी हो, आज तुम्हें मुझे घर छोड़ना ही पड़ेगा। वह उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। आखिरकार यानजाओ हार गया। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कुछ देर बाद वह उसे उसके घर के बाहर छोड़ने पहुँचा। निंग ने पर्स से पैसे निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। यानजाओ हैरान होकर बोला, मैं कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं हूँ। निंग हंस पड़ी। फिर उसने नोट उसके कॉलर में फंसा दिया और बोली, यानजाओ, मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। तुमने यह काम खुशी से तो नहीं किया था, इसलिए मैं तुम्हारी मेहनत की फीस दे रही हूँ। बाकी पैसे अपने पास रख लेना। इतना कहकर वह कार से उतर गई। यानजाओ उसे जाते हुए देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, क्या यह लड़की सच में निंग होने का नाटक कर रही है? मेरी निंग तो बहुत प्यारी और मासूम थी। उधर गु परिवार में एक नई कहानी शुरू हो रही थी। एक नौकरानी ने आकर बताया कि मेंग वापस आ गई है। यह सुनते ही दादाजी ने बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया। जब मेंग कमरे में पहुंची तो उसने तुरंत उनकी चालाकी पकड़ ली। दादाजी, अब बस भी कीजिए, मुझे पता है आप नाटक कर रहे हैं। दादाजी हंस पड़े, तुम बहुत होशियार हो। फिर उन्होंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कई बड़े परिवारों के लड़कों की तस्वीरें उसके सामने रख दी। मेंग ने हैरानी से पूछा, यह सब क्या है? दादाजी बोले, मुझे जल्द से जल्द एक पड़पोता चाहिए, इसलिए तुम्हें शादी करनी होगी। मेंग ने सिर पकड़ लिया, लेकिन तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वह थी हाओ यानजाओ की तस्वीर। दादाजी और बटलर दोनों चौंक गए जब मेंग ने कहा, मुझे यही लड़का चाहिए। इधर हाओ परिवार में भी तूफान आ चुका था। यानजाओ के दादा ने ऐलान कर दिया कि उसकी सगाई तय कर दी गई है। यानजाओ गुस्से में आ गया, मेरी मर्जी के बिना। लेकिन दादा ने साफ शब्दों में कहा, इस बार फैसला तुम्हारा नहीं होगा। उन्हें गु परिवार का एहसान चुकाना था और वे चाहते थे कि यानजाओ उनकी पोती से शादी करे। लेकिन यानजाओ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। उसी दौरान निंग उसके स्टूडियो पहुंच गई। कमरे में चारों तरफ पेंटिंग्स लगी हुई थी। यानजाओ ने वर्षों तक निंग की यादों को चित्रों में उतारा था। एक अधूरी पेंटिंग भी थी जिसमें लड़की का चेहरा अब तक नहीं बनाया गया था। निंग उसे देखने ही वाली थी कि यानजाओ ने रोक दिया। निंग ने चारों ओर देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना घमंडी बिजनेसमैन इतना प्रतिभाशाली कलाकार भी होगा। यानजाओ बोला, जब भी समय मिलता है मैं पेंटिंग बना लेता हूँ। असल में वह उन यादों को संजो रहा था जो उसने निंग के साथ बिताई थी। तभी निंग ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाकर कहा, बहुत जल्द तुम सब समझ जाओगे। यानजाओ झल्ला उठा, क्या तुम पागल हो? आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? मैं पहले से किसी और को पसंद करता हूँ। निंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे सिर्फ 3 महीने चाहिए। 3 महीने? हाँ, 3 महीने बाद तुम खुद समझ
समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। फिर उसने अपनी मजबूरी बताई। मेरे दादा दादी मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं सिर्फ उनकी चिंता कम करना चाहती हूँ। यान झाओ ने पूछा, लेकिन इसके लिए तुमने मुझे ही क्यों चुना? निंग मुस्कुराई, क्योंकि मुझे तुम्हारे चरित्र पर भरोसा है। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। इसके बाद उसने एक और तर्क दिया, अगर हमारे परिवार साथ आते हैं तो दोनों का व्यापार भी मजबूत होगा। वैसे भी यह सिर्फ 3 महीनों की बात है। लेकिन यान झाओ ने साफ मना कर दिया, सपने देखना बंद करो, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। निंग जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसकी पेंटिंग्स को देखकर उसे चिढ़ाने लगी। उसकी शराब